हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 BST का चैप्टर नंबर 7 यानी कि डायरेक्टिंग को अभी तक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। ये डायरेक्टिंग का 4th पार्ट रहने वाला है, जहां पर आज का हम टॉपिक रखेंगे मोटिवेशन। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, अभी तक हमने डायरेक्टिंग चैप्टर यानी कि 7th चैप्टर में, जो कि हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन भी है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, फिर 4th फंक्शन है हमारा डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था, डायरेक्टिंग में पढ़े थे 4 एलिमेंट, जिसमें सबसे पहला हमने करा था सुपरविजन, फिर हमने पूरा टॉपिक करा था कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रोसेस, बहुत सारी चीजें, बैरियर, कैसे बैरियर को सही कर सकते हैं, वो सब हमने डिटेल में पढ़ा है। फिर उसके बाद आज हम करने वाले हैं 3rd नंबर पे मोटिवेशन, फिर उसके बाद होता है लीडरशिप। तो स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन के मतलब के साथ। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पायर करना, इंड्यूस करना। जितने भी हमारे सारे एम्प्लॉयज है ना, उनको समय समय पे हमें इंस्पायर भी करना पड़ेगा, हमें स्टिमुलेट भी करना पड़ेगा, हमें इंड्यूस भी करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ वहां पर काम कर सके, है ना। समय समय पे ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज जो है लो फील करते हैं, सभी को कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत होती है। एम्प्लॉयज के अलावा आप हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम एज अ टीचर, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इवन जो हमारे मोटिवेटर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं समय पे जरूरत पड़ती है लाइफ में मोटिवेशन की। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं, यानी इंस्पिरेशन लेते हैं, इंड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना जो है मोटिवेशन लेवल बूस्ट करके वापस से काम पे लग जाते हैं। तो इसके अंदर ये लिखा है। और ये एक चीज जो होती है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है। क्या होता है? साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, जो कि आप किसी को जबरदस्ती फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली आता है काम करने के लिए। ठीक है, ये इसके बारे में खास बात है कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, देखो ये हमारे पास एक साइकोलॉजिकल टर्म है, क्योंकि ये हम फोर्स नहीं कर सकते एम्प्लॉयज को, ये ऑटोमेटिकली आती है। और पहले उसमें लिखा हुआ है कि आप इंस्पायर करोगे, स्टिमुलेट करोगे, इंड्यूस करोगे एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ काम कर सके। बहुत बढ़िया तरीके से काम फिर हो सकता है। क्या यही हमारे पास इसका मतलब था? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जैसे देखो यहाँ पर ये इसको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेशन आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर फटाफट से इसके फीचर्स में। फीचर से पहले इसमें 3 चीज होती थी, वैसे तो यहाँ पर नहीं लिखी है, मैं बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास मोटिव। मोटिव का मतलब होता है कि एम क्या है। फिर होता है हमारे पास मोटिवेशन, जो कि एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर ये काम होता है, हम इंस्पायर करते हैं, इंड्यूस करते हैं। और एक होता है मोटिवेटर, जो ये कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद है फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहला है कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। साइकोलॉजिकल का फिनोमिना का मतलब क्या हो गया? साइकोलॉजिकल का फिनोमिना का मतलब ये हो गया कि हमारी कुछ नीड्स होती हैं, इंसान की नीड्स होती हैं, नीड्स पे बेस्ड ही मोटिवेशन इंसान के अंदर आता है। जैसे कि किसी भी इंसान की कोई नीड क्या होगी? बेसिक किसी नीड सबसे पहले तो स्टार्ट होती है बेसिक नीड से, फिर वो हायर लेवल पे चलती हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम करेंगे, कुछ बेसिक नीड्स क्या हो सकती है? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, यही हो सकता है। देखो इसके अंदर एग्जांपल में ये लिखा है कि एक साइकोलॉजिकल टर्म है, कैसे कि इंसान की कुछ अर्ज होती है, कुछ डिजायर्स होती है, कुछ इच्छाएं होती हैं, जो कि उसको यहां पर मोटिवेटेड रखती हैं या मोटिवेशन देती हैं। ठीक है, वो क्या हो सकती हैं? जैसे कि मोटर बाइक खरीदना, जैसे कि एक कंफर्टेबल बढ़िया हाउस बनाना, रेपुटेशन लेना सोसाइटी के अंदर। यही तो बेसिकली क्या हो सकती है? किसी भी इंसान की कुछ अर्ज हो सकती है, कुछ इच्छाएं हो सकती है, कुछ डिजायर हो सकती है। यही उसको क्या बनाती है? हमारे पास यहाँ पर साइकोलॉजिकल फिनोमेना बना देता है। ठीक है ना, अर्ज, डिजायर्ड, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग, नीड्स, ये सब चीजें अभी मैंने बताया ना। नीड्स भी होती है, नीड्स हमारी बेसिक से टॉप की तरफ चलती है। पहले कुछ बेसिक नीड्स होंगी, फिर अगर आपने बेसिक कर लिया, फिर उसके आप आगे बढ़ोगे, फिर उसके और ऊपर चलोगे। लेकिन आप ऊपर तभी चल पाओगे जब आपकी पहले वाली जो हमारी नीड है वो पूरी हो जाए। और एक अगर आपने नीड को पूरा कर लिया तो आपको ज्यादा समय तक मोटिवेट नहीं रख सकती, फिर उसको आपको जो भी आपकी नेक्स्ट हायर लेवल नीड होगी वो आपको मोटिवेट करी होगी। एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझो कि अगर आज मेरे पास व्हीकल नहीं है कोई भी, तो मैं पहले क्या व्हीकल देखने के लिए जाऊंगा? मैं सोचूंगा कि मेरे पास कोई बढ़िया सी बाइक हो
जो मेरा काम कर दे, है ना। फिर उसके बाद जैसे ही मेरे पास बाइक मिल गई तो मेरी जो नीड थी वो मेरी फुलफिल हो गई, यानी कि पूरी हो गई। अब मुझे वो मेरी बाइक ज्यादा देर तक मोटिवेट नहीं करेगी, मुझे क्या करेगी, कोई सुपर बाइक, बढ़िया बाइक जो कि मेरे बाइक से बेटर होगी, है ना, वो मुझे मोटिवेट रखेगी। तो ताकि मैं अच्छा ज्यादा बढ़िया, ज्यादा मेहनत से काम करूंगा ताकि मैं सुपर बाइक खरीद सकूं। जब मैंने एक सुपर बाइक खरीद ली, फिर मेरी जो इच्छा होगी, जो मेरी नीड होगी, वो किस चीज की होगी, वो होगी 4 व्हीलर की, कि मेरे पास काश एक 4 व्हीलर हो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया गाड़ी हो, है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास ये चलता रहता है आगे सिस्टम। फिर उसके बाद है कि मोटिवेशन जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी लेकर के आ जाता है, कि अगर एक मोटिवेटेड इंसान है, उसे किसी भी चीज की हमारे पास यहां पर जरूरत नहीं होती, और जो उसका बिहेवियर होता है वो भी कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, गोल की तरफ चल रहा होता है। ये इसके अंदर लिखा है, जो मोटिवेटेड पर्सन है उसे सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्शन की, किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर वो मोटिवेटेड है तो उसका जो बिहेवियर होगा वो कैसे होगा, गोल डायरेक्टेड, यानी कि गोल की तरफ ही चल रहा होगा। मोटिवेशन काम यही करता है, अगर कोई नहीं है तो उसके अंदर इस तरीके से बिहेवियर आ जाएगा कि अब वो अपने गोल को अचीव करने की तरफ चलेगा। अगर उसका गोल अचीव हो गया तो जिस भी चीज के लिए वो कर रहा था वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। एग्जांपल समझ लो, प्रमोशन इन द जॉब, अगर जॉब में प्रमोशन मिलती है एम्प्लॉय को तो इंप्रूव हो जाती है उसकी परफॉर्मेंस, तो इसकी उससे क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है ना। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। मोटिवेशन अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ऐसा है, अगर आपने किसी का पे बढ़ा दिया, किसी को प्रमोशन दे दिया तो वो पॉजिटिवली मोटिवेट होगा, ठीक है ना। वहीं अगर आपने किसी को पनिशमेंट दे दी, किसी के इंक्रीमेंट्स को रोक दिया, तो वो तो नेगेटिवली फिर मोटिवेट हो जाएगा ना। तो इसके अंदर लिखा है कि मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेट एम्प्लॉइज, मैनेजर और जितने भी सारे मोटिवेटर्स हैं, तो जितने भी सारे मोटिवेटर्स हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव मैंने आपको बताया ही है, अगर किसी को रिवॉर्ड मिल रहा हो, जैसे कि उसका पे बढ़ा दिया, प्रमोशन कर दिया, तो पॉजिटिवली हमारे पास यहां पर होगा। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव होगा अगर आपने उसे कोई पनिशमेंट दे दी, यानी कि आपने उसका इंक्रीमेंट रोक दिया, या फिर उसने कोई काम नहीं करा था तो आपने उसे ज्यादा टाइम तक काम करने के लिए बोल दिया, उसे और ज्यादा काम दे दिया पनिशमेंट के तौर पे, तो फिर वो नेगेटिवली कहीं ना कहीं वो हमारे पास मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑल्सो इंड्यूस अ पर्सन टू एक्ट इन अ डिजायर्ड वे, अब वो नेगेटिवली फिर काम करेगा, है ना। ये इसके अंदर आ गया। फिर एनवायरमेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, ये इसके अंदर आ सकता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। क्यों? क्योंकि देखो, जो हमारा मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन में हम लोगों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, उनकी नीड्स है, ह्यूमन नीड्स है। अब ह्यूमन नीड्स तो बेटा बहुत ज्यादा है हमारे पास, आप समझ ही सकते हो। आज हमें कुछ चाहिए, कल हमें कुछ और चाहिए, परसों कुछ और चाहिए। अगर मैनेजर ने अच्छे से कर लिया, अच्छे से क्या कर लिया, एक्यूरेटली जो नीड्स हैं उसको मेजर कर लिया। अच्छे से करने का मतलब है कि अगर मैनेजर ने जो भी हमारी ह्यूमन की नीड्स है, जो भी उसके एम्प्लॉयज की नीड्स है, उनको एक्यूरेटली मेजर कर लिया, तब वो चल जाएगा। वरना तो फिर ये, और उसको भी करना एक बहुत ज्यादा हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यही इसका एक पार्ट बन जाता है कि जो भी हम मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो मैनेजर को अंडरस्टैंड करनी होती है, जितने भी ह्यूमंस, HR यानी कि जितने भी सारे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, उनको उनकी जो नीड्स है उसको एक्यूरेटली मेजर करना पड़ेगा। और वो की एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बताया ना, नीड्स जो है चेंज होती रहती हैं, ये इसके अंदर है। फिर उसके बाद है मोटिवेशन एक डायनेमिक है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन नीड्स एवर चेंजिंग है। यही इसके अंदर देखो लिखा है। एवर चेंजिंग का मतलब क्या है कि आज जो हमें चाहिए कल हो सकता है वो हमें ना चाहिए हो, या हमें उसके अलावा कल सेम चीज नहीं चाहिए तो कुछ और चाहिए। तो ह्यूमन जो हमारी नीड्स होती है वो एवर चेंजिंग है, चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है। ह्यूमन नीड्स जो होती है वो अनलिमिटेड है और चेंजिंग होती रहती है, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो अगर एक नीड हमारी सेटिस्फाइड होगी, एक नीड हमारी पूरी होगी, अब हम अपनी नेक्स्ट हायर लेवल नीड की तरफ जाएंगे। वही तो हमें अगली बार नेक्स्ट चीज के लिए मोटिवेट रखेगी, नहीं रखेगी। अगर हमने एक चीज आज अचीव कर ली, या हमने कुछ भी अचीव कर लिया, लेट सपोज बाइक का ही हमने एग्जांपल लिया था, हमने बाइक खरीद ली है। अब अगर वो बाइक खरीद ली तो जो मेरी वो नीड थी, क्या वो मेरी पूरी हो चुकी है, फुलफिलमेंट हो गया। अब मुझे वो ज्यादा समय तक मोटिवेट नहीं रख सकती। मुझे क्या मोटिवेट रखेगा, जो मेरी नेक्स्ट हायर लेवल की नीड होगी वो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। तो हैव टू कंटिन्यूअसली परफॉर्म, तो इसी से हमारा कॉन्टिन्यूस वाला पॉइंट आ जाता है। एवर चेंजिंग में डायनामिक था, कॉन्टिन्यूस का मतलब यहीं पे है कि सेटिस्फेक्शन एक की हो गई तो दूसरे को राइज दे देती है ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है। देखो हमारे पास एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी है। वैसे उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज भी दी है, पर इस चैप्टर में हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं मैस्लो हायरार्किकल नीड्स ऑफ थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि अब्राहम मैस्लो जो कहते हैं, मैस्लो है ना, उनके नाम में मैस्लो है, तो हमारी जो थ्योरी होगी वो भी मैस्लो हायरार्किकल नीड ऑफ थ्योरी होगी। वो क्या कहते हैं कि जो इंसान की नीड है,
इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो हमारे पास कुछ बेसिक से चलती हैं और फिर उसके बाद आगे चलती हैं। जैसे कि हमारे पास उन्होंने 5 नीड बताई हैं। सबसे पहले है हमारे पास कुछ बेसिक नीड्स, जैसे यहाँ पर डायग्राम बना हुआ होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे पास इस तरीके से डायग्राम है कि जब सबसे पहले आ जाती है हमारी बेसिक, क्या आती हैं बेसिक, ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल में आ जाता है हमारे पास फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान की बेसिक जरूरतें क्या हैं? यही तो है जो कि उसको मोटिवेट करेंगे। सबसे पहले तो वो यही उसको चाहिए, बेसिक तो ये आ गया। फिर उसके बाद अगर आपकी ये वाली नीड पूरी होगी तब आप दूसरी वाली नीड की तरफ जाओगे, यानी कि अब आप सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ भी जाओगे कि आप सोचोगे कुछ पैसा हम सिक्योर कर सकें फ्यूचर के लिए, है ना, क्योंकि फ्यूचर में तो बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो ये आ गया हमारे पास फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये भी एक बार अगर आपका सेटिस्फाई होगा, फिर आए लव और बिलोंगिंगनेस, जिसको हम एफिलिएशन भी बोल देते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा है, एफिलिएशन भी वर्ड आ जाता है। उसके अंदर क्या है कि हमें अब कुछ फ्रेंडशिप, कुछ लव, कुछ हमारे पास इस तरह की नीड्स भी इंसान की होती है ताकि उसके सुख दुख में लोग बाग उसका साथ दे सके। ये भी तो एक इंसान की नीड है ना, कि हमने फ्यूचर का भी देख लिया, अपना रोटी कपड़ा मकान भी कर लिया, फ्यूचर के लिए भी कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? कुछ ऐसे लोग चाहिए, कुछ लव चाहिए, कुछ हमें फ्रेंडशिप्स चाहिए, वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है एस्टीम नीड। एस्टीम का मतलब होता है समाज में रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, है ना, उससे ये हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कि अगर हमें रिस्पेक्ट, ये भी तो चाहिए ना। सब कुछ कर लिया, तो अगर ये पूरी हो गई तो अब इस पे चलेंगे। फिर ये पूरी होगी तो नेक्स्ट हायर लेवल नीड, यानी कि एम ऑफ लाइफ, ये इसके अंदर आ जाता है हमारे पास यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर, कि अब हमारा जो एम है वो भी तो है ना, कुछ करने का, कुछ अपने गोल्स को अचीव करने का, वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मॉनेटरी हो जाती है, कुछ नॉन मॉनेटरी हो जाती है। जैसे कि ये तो आप मॉनेटरी यानी कि पैसे से ही पूरी करोगे, ये भी पैसे से ही पूरी हो पाएंगी, और बाकी जो है वो नॉन मॉनेटरी है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखो जी, ये तो इसका डायग्राम था, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है। इसी के बाद देखो सबसे पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। इसमें हमारे पास 3 चीज आती हैं, अभी वहां पर लिखवाया था मैंने आपको, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। क्या बेसिक सी नीड्स यही है, बेसिक से चलती है, फिर हम ऊपर पे चलते हैं ना। पहले एक हमारी फुलफिल हो गई, अब हमें वो ज़्यादा समय तक तो मोटिवेट नहीं कर सकती ना, तो हम नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पे तभी बढ़ेंगे जब पहले वाली फुलफिल हुई है, इसके बारे में खास बात है। इसमें आ जाती है हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि सर्वाइवल और हमारे ह्यूमन लाइफ की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। क्या हमें खाना, क्या हमें कपड़े, क्या हमें जो शेल्टर है, वो हमारे बेसिक नीड्स हैं बिल्कुल, जो हमारी ह्यूमन लाइफ को मेंटेन रखेंगे, हमारे सर्वाइवल के लिए हम मदद करती हैं। ये 3 नीड्स है। फिर उसके बाद लिखा है एम्प्लॉय जो है डेवलप करते हैं नीड्स को, कैसे? दे आर इन द टॉप ऑफ द सीक्वेंस, इसलिए हमने उसको कहां पे रखा है? सबसे पहले रखा है। फिर उसके बाद ये नीड्स जो है सेटिस्फाई करती है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स ऑफर्ड करे जाएंगे एम्प्लॉयर्स को बाय द एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर जो है जब मॉनेटरी करेंगे, देखो 2 तरीके के होता है, एक मॉनेटरी होता है, एक नॉन मॉनेटरी होता है। मॉनेटरी का मतलब क्या हो गया? मॉनेटरी का मतलब हो गया जो मनी से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। पैसे से तो ये सब चीजें हो सकती है ना। जो नॉन मॉनेटरी होता है जो कि पैसे से नहीं है, जैसे कि हमारे स्टीम हो गया, है ना, जैसे कि बाकी सब हो गया, हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर हमारे पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले पॉइंट इसके अंदर ये लिखा है कि जैसे ही हमारी बेसिक पूरी हो जाएंगी तब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर लिखा है कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में सोचेंगे। इसमें 2 आ जाते हैं, एक है हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटी, एक है हमारे पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आप सेफ्टी लो, कोई भी इलनेस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, फायर हो सकता है, इसके लिए हम सेफ्टी रखते हैं। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है इकोनॉमिक में आ जाता है कि कोई भी हमारे पास इस तरीके से हमें करना है कि सफिशिएंट फंड्स हो, फ्यूचर में कोई भी हमारे पास इस तरह की नीड हमें पड़े, सिक्योरिटी हमें चाहिए, है ना, फ्यूचर के लिए बेसिकली हमें सफिशिएंट इतना हमारे पास पैसा हो। ये इसमें तो आ गया, कोई भी इलनेस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, और उसमें आ जाता है कि कोई भी फ्यूचर में भी जरूरत पड़ सकती है, तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसको सिक्योर कर सके फ्यूचर के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? और ये भी मॉनेटरी से ही होगा, ये नॉन मॉनेटरी नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस। एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस मैंने आपको बताया ही है कि इसमें कहीं ना कहीं लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर लिखा है लव है, अफेक्शन है, फ्रेंडशिप है, ये इसके अंदर आ जाती है। क्यों करा जाता है? ताकि जो है एम्प्लॉय जो है फॉर्मल इनफॉर्मल बातचीत कर सके। अगर हम एक मैनेजमेंट एक कंपनी के अंदर देखें, हम
एक एंटरप्राइज के अंदर देखें तो टीम वर्क से आप बोल सकते हो ना, ऐसा नहीं है कि सब अपना अपना ही काम कर रहे हैं, कि कोई भी टीम वर्क नहीं है, कोई भी हमारे पास फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी गॉसिप्स या इस तरह की चीज नहीं चल रही है। तो ये होगा तभी हमारे पास ये भी एक नीड है पूरी हो पाएगी, ठीक है, ताकि वो अपना सोशल रिलेशनशिप बना सके एम्प्लॉयज, ये भी चीज जरूरी है। फिर उसके बाद आ जाता है एस्टीम। एस्टीम मैंने आपको बताया अभी रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन से है कि आपको इज्जत भी चाहिए, आपको रिकॉग्निशन भी चाहिए। इसके अंदर आ जाता है नीड्स तभी होंगी जैसे हमारी जो स्टार्टिंग की 2 हैं वो पूरी हो गई, 3 पूरी हो गई, तो फिर हम इसके ऊपर आगे चलेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग की 3 पूरी हो गई, तब हमें क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब यहां पर है, ये नीड बहुत कॉमन होती है हायर लेवल एम्प्लॉयज में, देखा होगा ना आपने, जो ज्यादा इज्जत या रिस्पेक्ट चाहिए होती है वो किनको चाहिए होती है, जो हायर लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर एस्टीम नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू द नॉन मॉनेटरी, ये नॉन मॉनेटरी में आ जाता है, इसमें मॉनेटरी का कोई भी लेना देना नहीं है। लास्ट है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि नीड हमारे पास जैसे ऊपर वाली सारी होगी, अब हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ पढ़ना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो लाइफ का जो हमारा एम है ना, लाइफ का एम है, अब हमें उसकी तरफ देखना है। वो क्या क्या हो सकती है, जैसे कि इसमें ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ हमें कितनी चाहिए, हमें सेल्फ फुलफिलमेंट क्या चाहिए, और हमारा गोल क्या है अचीवमेंट का, ठीक है। और ये भी हमारा नॉन मॉनेटरी आप इसको बोल सकते हो। वंस द एम्प्लॉय बिकम व्हाट ही वांट्स टू बिकम, अगर एक एम्प्लॉय वो बन जाता है जो वो बनना चाहता है, इसका मतलब क्या है, सेटिस्फेक्शन हो चुका है एक्चुअलाइजेशन नीड का, ठीक है, समझ में आ गया, एम अगर अचीव हो गया। फिर है बेटा हमारे पास लास्ट टॉपिक है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी हम पढ़ने वाले हैं। मॉनेटरी कौन से इंसेंटिव्स हो गए, मॉनेटरी इंसेंटिव्स वो हो गए जो कि मनी के टर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इंक्रीमेंट्स हो गया, हमारे पास बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है ना, ये इसके अंदर आ गया। और जो हमारे नॉन मॉनेटरी हो जाते हैं, नॉन मॉनेटरी भी है, नॉन मॉनेटरी में क्या है, जो कि मनी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो मनी वाले पढ़ते हैं। देखो उसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को हम क्या बोलते हैं, वो इंसेंटिव्स जिनको हम मनी की टर्म्स में कर सकते हैं, डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स हो गई और सेफ्टी सिक्योरिटी, 2 इसके अंदर आती है, बाकी हमारी नॉन मॉनेटरी के अंदर आती है। तो सबसे पहले इसके अंदर है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। इसका मतलब क्या होता है कि जो हम इंसेंटिव है ना वो हम लिंक कर देते हैं, किससे लिंक कर देते हैं, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी से, कि एम्प्लॉय जितना काम करेगा उसको उस अकॉर्डिंग हम पे कर देंगे। या तो हम डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम में भी पढ़ के आए थे कि जो जितना एफिशिएंट होगा, जितना बढ़िया काम करेगा, जिसका जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उसको ज्यादा पे करेंगे, जिसकी कम होगी उसको कम पे करेंगे। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। देखो इसके अंदर है कि लिंक कर देना, मतलब आपस में लिंक कर दिया हमने, जो इंसेंटिव है यानी कि पैसा को कैसे लिंक कर दिया, प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर दिया। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, आउटपुट, के एम्प्लॉय आउटपुट कितना दे रहा है, ये इसके अंदर है कि पेमेंट हम वेजेस कैसे देंगे, हम एम्प्लॉयज को हम देंगे प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल पे भी और ग्रुप लेवल में भी, सब में। इसी का एग्जांपल है डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम, जो कि चैप्टर नंबर 2 में भी था बीएसटी के, कि जो ज्यादा बढ़िया काम करेंगे उसको ज्यादा, जो कम इनएफिशिएंट होंगे उसको कम देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है बोनस। बोनस क्या है, बोनस है हमारे पास वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। हमें लगता था सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब चीजें एक जैसी सी हैं, लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पे सबका अपना अलग अलग मतलब है। बोनस क्या है, वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है जो कि एम्प्लॉयज को दिया जाता है हायर परफॉर्मेंस के लिए। अगर कोई परफॉर्मेंस हाई यानी कि बढ़िया परफॉर्मेंस देता है तो वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, बार बार नहीं मिलता बोनस। कब मिलता है, एक बार मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद ये इंसेंटिव है जो कि ऑफर्ड करा जाता है सैलरी या वेजेस, मतलब जो भी आपकी वेजेस या सैलरी होगी उससे ज्यादा ही होगा, उससे बढ़ के मिलेगा, है ना, ये बोनस है। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि बेटा कई बार जो हमारी फर्म है, जो हमारी कंपनीज है, वो भी उसमें एम्प्लॉयज काम करते हैं, प्रॉफिट होता है कंपनी को, है ना। अब एम्प्लॉयज के ने काम करा तभी तो वो प्रॉफिट हुआ ना, तो जो कंपनीज होती है उनकी भी तो अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो क्या करती है, कुछ फिक्स प्रोपोर्शन पहले देख लेती है कि इतना हो गया, अगर इससे ऊपर है तो हम एम्प्लॉयज में दे देंगे, ठीक है ना। ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रोवाइड करना कुछ शेयर प्रॉफिट में ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉफिट हुआ एम्प्लॉयज को हम शेयर कर देंगे। कैसे होता है, कंपनीज फिक्स परसेंटेज रखती है प्रॉफिट का, अगर उस प्रॉफिट से ज्यादा हो गया, मान लो एक कंपनी है उसने रखा हुआ है कि हमारे जो प्रॉफिट है वो हमारे पास 3 करोड़ का बैठ रहा है, अगर उससे ऊपर प्रॉफिट होता है जो भी होगा वो एम्प्लॉयज में हम बांट देंगे, ये इसके अंदर आ जाता है। एग्जांपल ये है, इफ द प्रॉफिट एक्सीड परसेंटेज, अगर वो उससे ज्यादा हो गया तो जो भी सरप्लस है वो एम्प्लॉयज में बांट देंगे। लेकिन मेन चीज क्या है, प्रॉफिट तो हमने बांट दिया, प्रॉफिट चलो बट भी गया, मिल भी गया पैसा, प्रॉफिट से क्या ओनरशिप भी मिली है, ऑनरशिप तो नहीं मिली ना। अगर हम चाहते हैं कि ऑनरशिप भी मिले, ऑनरशिप के लिए आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि ओनरशिप ही दे देना। जो कंपनीज होती है वो क्या करती हैं, वो कहीं ना कहीं शेयर्स दे देती हैं,
है ना, ओनरशिप ही दे दी। शेयर्स का मतलब क्या हो गया भाई, जिसको शेयर दिए वो कहीं ना कहीं मालिक तो है ना, तो शेयर्स दे दिए और मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे देती है शेयर्स, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज है उनको। ये हमारे पास इसके अंदर लिखा है कि शेयर अगर हम प्रॉफिट देते हैं तो प्रॉफिट से ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं होती, है ना। अगर आपको ओनरशिप देनी है तो आपको शेयर्स देने पड़ेंगे। शेयर्स के लिए है स्टॉक ऑप्शन या फिर को पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज को हम कुछ कंपनी जो है वो क्या कर देती है, कुछ शेयर्स दे देती है मार्केट प्राइस से कम। जब हम शेयर्स देंगे तो इससे क्या होगा, उन्हें ओनरशिप मिलेगी, उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगा, है ना। जब आप प्रॉफिट दोगे तो उससे भी मोटिवेशन आएगा, है ना। मॉनेटरी में चल रहा है, इससे ऊपर जो हमने पढ़ा था वो क्या था, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज, उससे भी आएगा, है ना। बोनस है, बोनस से भी मोटिवेशन आएगा। तो सब मोटिवेशन का ही पार्ट है, मॉनेटरी वाले हैं लेकिन, है ना। फिर उसके बाद है कमीशन। कमीशन का आप सीधा एग्जांपल ले सकते हो सेल्स में। सेल्स डिपार्टमेंट में क्या होता है कि भाई जिसने जितनी सेल कराई उसका उतना कमीशन बन जाता है ना। ये भी हमारे पास मोटिवेशन है कि अगर आपने कोई हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट को सेल करवा रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो हमारी भी तो कुछ एज अ फर्म, एज अ कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हम उसको कुछ दे ताकि वो भी मोटिवेट रहे। तो इसके अंदर आ जाता है कि कमीशन क्या है, कॉमन इंसेंटिव है जो कि एम्प्लॉयज को ऑफर करा जाता है। सेल्स डिपार्टमेंट में होता है बेसिकली। ये कमीशन अलग है, प्रॉफिट अलग है, बोनस अलग है ना। अभी अभी सबका डिफरेंस मैंने आपको बताया। सेल्स पर्सन जो है उनको कुछ बेसिक सैलरी से ज्यादा मिलता है कमीशन के फॉर्म में, अगर उसने सेल्स बढ़िया करा दिया। फिर है बेटा रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या आपने देखा होगा रिटायरमेंट में बहुत सारा पैसा मिलता है, ये भी लोगों को मोटिवेट रखता है ना। तो इसके अंदर है कि रिटायरमेंट में क्या मिलता है, एक तो पेंशन मिलता है, पीएफ मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है। ये सब हमारे पास यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं एम्प्लॉयज को आफ्टर देयर रिटायरमेंट। अगर रिटायर हो गया, अब रिटायर होने के बाद वो काम पे तो नहीं जा सकता ना, काम नहीं कर सकता, उसकी जो बॉडी है वो इतना वर्क नहीं कर सकती, वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकती। तो उसके लिए क्या है, कुछ पहले से ही पैसा जोड़ रहा है, जोड़ते रिटायरमेंट पे उसे मिलेगा। तो जब तक वो काम पे था उसने उसे मोटिवेट रखा ना उस चीज ने कि हाँ उसे कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा उस चीज के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद। तो इंसेंटिव सुटेबल होते हैं एम्प्लॉयज को जिन्हें सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है पर्क्स, फ्रिंज और परक्यूसिट्स। ये एक ही शब्द है। अगर पर्क्स आ गया, फ्रिंज आ गया, परक्यूसिट्स आ गया। आई होप आपने पर्क्स तो सुना ही होगा, है ना। सैलरीज और पर्क्स होता है, इसका मतलब है कुछ एडिशनल चीजें, जैसे कि हमने मेडिकल फैसिलिटी दे दी, हमने जो एम्प्लॉयज है उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे दी, घर मिल जाता है, कई बार रहने के लिए मिलता है ना, मिलता है कि हमारे पास जिनको जॉब दी उनको घर भी दे दिया, उनके बच्चों को 3 बच्चे हैं, 3 में से कुछ बच्चों का 1 या 2 का हमने फ्री में एजुकेशन का खर्चा उठा लिया, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है। तो वो सब चीजें इसके अंदर है और ये सैलरी से ओवर एंड अबव यानी कि सैलरी से अलग होती हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, के जो ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया देता है उसको मिलता है नहीं मिलता है, ये इसके अंदर आ जाता है। ये सब थे हमारे पास मॉनेटरी। देखा ये होगा आपने, मॉनेटरी पैसे के बारे में बात हो रही है। अब जो पैसे के बारे में बात नहीं हो रही है यानी कि नॉन मॉनेटरी, इसमें भी 5-6 पॉइंट है वो हमें करने। सबसे पहला आ जाता है स्टेटस। स्टेटस का मतलब आप लगा सकते हो रैंक से, ऑथोरिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो इसके अंदर है कि स्टेटस का मतलब है रैंक, किसकी रैंक कितनी है। ऑथोरिटी मतलब उसके पास डिसीजन लेने की पावर कितनी है। जिम्मेदारियां, जो ज्यादा ऊपर होगा उसके पास जिम्मेदारियां भी ज्यादा होगी, है ना। प्रेस्टीज, ये इसके अंदर आ जाता है जॉब पोजीशन से रिलेटेड। बाय ऑफरिंग, अगर आप किसी को ज्यादा स्टेटस दे रहे हो, रैंक दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज टू हैविंग एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक्टिव इन देम। ठीक है ना। ये कैसे होता है, ये होता है इज्जत से। ठीक है, स्टेटस का मतलब तो इज्जत भी हो गया, कहीं ना कहीं हमारे पास रिकॉग्निशन भी हो गया, तो इसके अंदर आ जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी इसके अंदर आ जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन के अंदर ही आता है, नॉन मॉनेटरी के अंदर आएगा। कि क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, क्लाइमेट का मतलब वातावरण, वातावरण का मतलब क्या हो गया कि रिलेशनशिप आप बोल सकते हो, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, कि मैनेजर पॉजिटिवली अपने जो एम्प्लॉयज है उनसे बातचीत करता है, या फिर कुछ और ही तरीका काम, गलत ही तरीका चल रहा काम कराने का, कि एम्प्लॉयज भी खुश नहीं है, जो एनवायरमेंट है वो भी बेकार है, तो फिर बढ़िया काम नहीं हो सकता, मोटिवेशन तो वहां पे नहीं आ सकता ना। ये इसके अंदर लिखा है कि हमारे पास ये बताता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है, ये बेसिकली जो वातावरण है, यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एक का एनवायरमेंट जो है वो बहुत बढ़िया होगा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होंगे, तो यानी कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी है, जिसका अच्छा नहीं है वो अच्छी नहीं है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। जो क्लाइमेट है यानी कि एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, उसका मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। अगर पॉजिटिव अप्रोच लगाई जा रही है मैनेजर के द्वारा तो बढ़िया क्लाइमेट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। फिर है करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट का मतलब क्या है कि करियर के बारे में भी कुछ बातचीत करनी पड़ेगी, तभी तो मोटिवेशन आएगा एम्प्लॉयज के अंदर। इसका मतलब है कि प्रोवाइड करना कुछ अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज को, ताकि उनकी स्किल्स,
उनकी स्किल्स पे हमें काम करना है ना, ताकि जो एम्प्लॉयज है उनको भी लगेगा कि हाँ मैनेजमेंट हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, हमारे करियर के बारे में कुछ सोच रहा है, सिर्फ काम ही नहीं कराया जा रहा। एफिशिएंसी और प्रोमोटेड टू हायर लेवल जॉब्स, तभी तो आप उनको प्रमोट कर पाओगे ना, जब वो कुछ हायर लेवल स्किल्स, कुछ बढ़िया चीजें और सीखेंगे, कुछ और एड ऑन करेंगे अपने करियर ऑप्शंस में। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, साउंड प्रमोशन पॉलिसीज चलाई जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं प्रमोशन लेने में। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट दो है जॉब एनरिचमेंट और असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज पर्सनल ग्रोथ के लिए, कि किसी एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ के लिए अगर आप कुछ उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो तो जॉब एनरिचमेंट के अंदर आ जाता है ना। वर्क एक्सपीरियंस मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो वो इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर है एम्प्लॉयज बोर हो जाते हैं कई बार परफॉर्म करते करते सेम रूटीन, सेम काइंड ऑफ जॉब, तो आप उसको इस तरीके से टास्क दो, उसको आप इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज दो, चैलेंजिंग जॉब्स दो ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, इंटरेस्टिंग जॉब्स दो। ठीक है, वो इसके अंदर आ जाता है कि कई बार बोर हो जाता है एम्प्लॉय रूटीन जॉब करते करते, तो हम क्या करेंगे, दे एंजॉय डूइंग जॉब्स विच ऑफर देम वैरायटी एंड अपॉर्चुनिटीज टू शो देयर स्किल्स। कुछ इस तरीके से हो कि उनकी उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि उनकी स्किल्स और बढ़िया हो सके, वो इसके अंदर आ जाता है। फिर है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम के अंदर आ जाता है कि इसमें दो ही चीज है, वो क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड जो हमारा सबॉर्डिनेट्स है, यानी कि जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज हैं, वो अगर अच्छी तरीके से काम करते हैं तो पब्लिकली यानी कि सबके सामने उनको रिवॉर्ड दो, उनका अप्रिशिएट करो। लेकिन वहीं अगर कुछ वो गलती कर रहा है तो पब्लिकली मत करो। उसमें क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं वो नेगेटिव तरीके से मोटिवेट हो सकता है। आप उसको प्राइवेट में अपने ऑफिस में बुला करके समझाओ, प्राइवेटली समझाओ, चीजों को बताओ कि कहाँ क्या गलती हो रही है, वो इसके अंदर आ जाता है। सबसे पहले तो यही है कि एग्जाम्पल से पढ़ लो, कॉन्ग्रेचुलेट करना एम्प्लॉय को अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, रिवॉर्ड देना। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है। फिर है 2 पॉइंट, देखो इसमें क्या है कि आप उसको अगर उसने अच्छी तरीके से एफर्ट लगाया है, पॉजिटिवली उसने काम करा है, तो आप उसको क्या करोगे, तो आप उसको सबके सामने इन पब्लिक करोगे। फिर उसके बाद अगर वो कई बार नेगेटिव एटीट्यूड की तरह काम कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, प्राइवेट कैबिन में बुला करके, अपने कैबिन में बुला करके समझा लो। ऊपर लिखा है रिकॉग्निशन का मतलब होता है कुछ स्पेशल रिवॉर्ड देना, रिस्पेक्ट देना, जो कि सबऑर्डिनेट की ईगो को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करे। ईगो सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, गुड मोटिवेटर से। ठीक है, गुड मोटिवेटर की तरह एक काम करता है। फिर उसके बाद है हमारे पास 2-3 और आ जाते हैं। इसमें क्या है, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है लाइफ टाइम बॉन्डिंग हो गई मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में, कि हमेशा अब आपकी एक बार जॉब लगी तो आप लाइफ टाइम के लिए बॉन्ड हो चुके हो, आप बढ़िया तरीके से अब काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी जाओगे नहीं। जो सबसे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी होती है वो कहां पर होती है, वो होती है गवर्नमेंट सेक्टर में होती है। प्राइवेट में इतनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। प्राइवेट में तो ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है, अगर आप अच्छे से आज काम करो, कल को आप वापस पे काम पे सही से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो प्राइवेट में अलग चीजें चलती हैं, पब्लिक में अलग चीजें चलती हैं, है ना। तो पब्लिक में यही है, लाइफ टाइम बॉन्डिंग हो जाती है एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इसका मतलब है कि परमानेंट कर दिया हमने, कंफर्मेशन लेटर दे दिया, अब आप हमारे परमानेंट हो, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक आप काम पर हो। एम्प्लॉयज वांट सर्टेन स्टेबिलिटी इन फ्यूचर इनकम एंड वर्क। एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, इसी तरीके से इनकम में स्टेबिलिटी चाहिए ताकि उनका जो फ्यूचर है वो बढ़िया तरीके से सिक्योर हो सके, उन्हें वरी ना करना पड़े। ठीक है ना, दे डू नॉट फील वरीड अबाउट दीज एस्पेक्ट्स। उन्हें इस चीज पे तो एटलीस्ट वरी ना करना पड़े, है ना, और वो बढ़िया तरीके से काम कर पाए, बाकी और सब चीजों पे ध्यान दे। व्हेन पीपल फील दैट दे आर नॉट लाइकली टू लूज अ जॉब, दे मे बिकम कंप्लेसमेंट। वो क्या बन जाते हैं, कंप्लेसमेंट बन जाते हैं, अगर उनके अंदर ये फियर खत्म हो गया अपनी जॉब को लूज करने का। फिर है एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन क्या है कि डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन कराना। किसमें पार्टिसिपेशन कराना, डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग मतलब जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें हम एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, जो कि किस चीज से है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर जो टारगेट प्रोडक्शन है वो एम्प्लॉय से कंसल्ट करके हम रखी जाए, जैसे कि लेट सपोज हमें बनानी थी 1 लाख यूनिट, ठीक है ना, हमने 1 लाख यूनिट का टारगेट सेट कर लिया। अब हमने एम्प्लॉयज को पूछा नहीं, जबकि हमें पता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम 50,000 यूनिट ही बना सकते हैं, लेकिन हमने रख दी कितनी, 1 लाख यूनिट। वहीं अगर हम अपने एम्प्लॉयज से इसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाते तो हमें एक्चुअल में पता लग पाता कि वो 50 ही बना सकती है। अगर हम उनसे पूछ के करेंगे, हमने उन्हें टारगेट ही पूछ के दे दिया 50 का, तो अब वो हो सकता है 50 से ज्यादा बना पाए। क्यों, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ मैनेजमेंट ने हमारे बारे में सोचा, हमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करा, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा काम करें।
ठीक है ना। तो 60-70 तो बना सकते हैं, लेकिन 1 लाख वाला तो पॉसिबल नहीं हो सकता जहां पर हमने उनको इन्वॉल्व ही नहीं करा। ये इसके अंदर आ जाता है। देखो एग्जांपल में लिखा, टारगेट जो प्रोडक्शन है वो फिक्स करी जाएगी एम्प्लॉइज को कंसल्ट करने के बाद, ताकि वो अचीव कर सकें सिंसियरली। फिर उसके बाद लास्ट है ऑटोनॉमी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्यादा ऑटोनॉमी देना, फ्रीडम देना, पावर देना अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आए। इससे क्या होगा? वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बढ़िया कर सकते हैं अगर आप उनको फ्रीडम दोगे। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? पीपल फील दैट देयर जॉब्स आर इंपॉर्टेंट, कि हम उनको भी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, उनके काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ज्यादा अच्छे लेवल से वो ज्यादा बढ़िया तरीके से पॉजिटिवली काम कर सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं लंबे समय तक। यही पूरा हमारा मोटिवेशन का टॉपिक था, जो कि हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया है। मोटिवेशन के साथ साथ अब इसमें लास्ट एक टॉपिक रहता है जिसका नाम है हमारे पास लीडरशिप। फिर उसके साथ यही चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, जो कि हमारा मैनेजमेंट का सेकंड लास्ट फंक्शन है, यानी कि फोर्थ फंक्शन है। इसके बाद एक फंक्शन और बन रहा है कंट्रोलिंग, उसको भी करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।